इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और उसके बाद टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। ठीक है ना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट थे, और नोट्स के अंदर आपको सारे के सारे पोर्शन जो है वो मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो उसको। और अब है हमारे पास तीसरी क्लासिफिकेशन, जो कि है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सिर्फ इस हेलिक्स तक हो गया था खत्म, लेकिन यहाँ पर आपको फिर से फर्दर फोल्डिंग दिखाई देगी। इस तरीके से फर्दर फोल्डिंग होती है यहाँ पे, यानी 2 बार फोल्डिंग आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो डेफिनेशन में भी ये बात जरूर बोलेंगे, दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट फर्दर फोल्डिंग, यानी दोबारा फोल्डिंग यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो ये फर्दर फोल्डिंग से रिप्रेजेंट करता है इसको। फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर डॉट इट गिव राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप। इसकी ऐसा करने पर दो जो मेजर मॉलिक्यूलर शेप बनती है, एक का नाम है फाइब्रस प्रोटीन और एक का नाम है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो कहने का मतलब डिफरेंस की अगर बात की जाए तो इस चैप्टर के अंदर डीएनए, आरएनए, फाइब्रस, ग्लोबुलर और क्या नाम है पॉलीपेप्टाइड और मोनोसैकेराइड, ऐसे कई जो डिफरेंस है, 5 डिफरेंस है, और उन सभी को हम करेंगे। ठीक है, तो फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन करने से पहले द मेन फोर्स, इनके बीच में क्वेश्चन आता है, द मेन फोर्स दैट स्टेबलाइज टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर। तो ये 4 फोर्स हैं जो इसको स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो पहला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये 4 हैं, ये नीट में भी आए हुए हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको स्टेबलाइज करते हैं। दूसरा है इसमें वैंडरवाल फोर्स इसको स्टेबलाइज करता है। और तीसरा है डाइसल्फाइड लिंकेज इसको स्टेबलाइज करता है। ठीक है, और अगला है इसका, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये 4 ऐसे फोर्स हैं, दीज आर द 4 मेन फोर्स दैट स्टेबलाइज टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। डायग्राम आपने इसका देख लिया है। लास्ट में आता है फाइनल, जो है आपका क्वैटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये है आपका बिल्कुल लास्ट में, उसका नाम है क्वैटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और इसमें इसके जो डायग्राम है, इसको अब मैं स्पेशल दिखाऊंगा। इसमें कई सारी जो चेन है, इस तरीके से एक चेन इसकी मान लो ये है एक चेन, और इसी तरीके से यहाँ पर एक और चेन होती है। ठीक है, फोल्डिंग के बाद ये एक और चेन है, इसी तरीके से एक और चेन होती है इस तरीके से, तो ये एक चेन होगी। तो इसको कलेक्टिवली अगर आप देखोगे, इन सभी को कलेक्टिवली अगर आप देखोगे, तो यहाँ आपको दिखाई देगा क्वैटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी इसमें 2 या 3 यूनिट होती है चेन की। तो सम ऑफ प्रोटीन विच आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन called subunit. The spatial arrangement of these unit with respect to each other is called quaternary structure of protein. आप इसको एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। एनसीईआरटी में इसकी जो लुक है कुछ इस तरीके से दिखाई देगी प्रोटीन का। अगर इस पोर्शन को देखोगे तो देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था थ्रेड की तरह होती है। ये देखो, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये एक धागे की तरह होती है, थ्रेड की तरह। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये आपको बताया था, ये क्या था, ये हेलिक्स बनते हैं इसमें, और ये फोल्डेड होती है। और टर्सरी स्ट्रक्चर जो था वो फर्दर फोल्डिंग से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, एक फोल्डिंग तो ये होगी, उसके बाद अगली फोल्डिंग इस तरीके से होगी। अच्छा, और क्वैटरनरी स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इसमें एक मान लो एक चेन तो आपकी ये वाली होगी। ठीक है, और उसके अलावा एक और चेन अगर आप देखोगे तो उसमें एक ये भी चेन आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा चेन आ जाती है तो इसे बोलते हैं क्वैटरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो सिंगल चेन, एक हेलिक्स, और ये आपका क्वैटरनरी स्ट्रक्चर में आपको कलर भी दिखा रखे हैं, 2 अलग अलग कलर है। तो 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट, सब यूनिट जब आती है तो उसे हम क्वैटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने वही चीज़ दिखाने की कोशिश की है, यहाँ डेफिनेशन में कुछ नहीं है ज़्यादा। सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड सब यूनिट। द स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ दीज यूनिट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब जो अंडा होता है एग, एग के अंदर अगर आप चेक करोगे तो आपको इसी तरीके से सारी के सारे जो प्रोटीन का फोल्ड आपको दिखाई देंगे। अब जैसे ही इस अंडे को आप उबालोगे तो ये सारे के सारे जो हैं, जैसे इसके अंदर जो एग है इसके अंदर जितने भी हैं ये सारे के सारे अनफोल्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये अनफोल्ड होगी, ये चेन ये अनफोल्ड होगी। यहाँ अगर आप देखोगे रेड कलर है तो ये भी अनफोल्ड होगी। तो ये नेचर इसका बदल गया प्रोटीन का, ठीक है। ये ब्लैक की अनफोल्ड होगी, तो ये जो नेचर था इसका वो बदल गया। इसे कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। पहले अंडा ऐसा होता है जब कच्चा होता है, जब उसको उबालते हैं तो वो ऐसा हो जाता है। इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, बहुत खास है। और इस पे स्पेशल नोट आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डीनेचर होना, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे वही चीज बताएंगे, रिपीट करेंगे। व्हेन ए प्रोटीन इन इट्स नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट का मतलब ओरिजिनल स्टेट जो कच्चा अंडा होता है, इज सब्जेक्टेड टू चेंज, अगर इसमें बदलाव लाओगे सच एज चेंज इन टेम्परेचर, पीएच में बदलाव, ठीक है ना, ड्यू टू विच, इसका करने से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। अगर आपने 4 बॉन्ड देखे तो उसमें से एक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड था। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसके क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं बदलाव लाने से, टेम्परेचर का, पीएच का बदलाव लाने से हाइड्रोजन बॉन्ड गेट डिस्टर्ब। ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं, ये देखो ये फोल्डेड थे वो सारे के सारे क्या हो गए, अनफोल्ड हो गए, ठीक है। एंड हेलिक्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, अनकोइल हो जाते हैं, जो कोइल है वो अनकोइल हो गए। ये देखो जो ग्लोब्यूल है, ग्लोब्यूल वो क्या हो जाते हैं, अनफोल्ड, ये अनफोल्ड हो जाते हैं। और हेलिक्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, अनकोइल, ये कोइल्ड होते हैं तो अनकोइल्ड हो जाते हैं। और ऐसा होने पर द प्रोटीन लॉस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है ना, अपनी खुद की बायोलॉजिकल एक्टिविटी ये लॉस कर देता है, इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो दो बड़े पॉपुलर एग्जाम्पल हैं जिसमें हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, क्या, कोएगुलेशन ऑफ एग ऑन बॉइलिंग, कोएगुलेशन ऑफ एग ऑन बॉइलिंग, ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा जो एग्जाम्पल था वो क्या था, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और जो था वो दूध का जमना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये भी इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। तो डीनेचुरेशन प्रोटीन पे शॉर्ट नोट हो गया। आपको याद होगा ज्वीट्राइन पे हमने शॉर्ट नोट किया था। आपको याद होगा अमाइड लिंकेज, जिसे पेप्टाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, इस पे भी मैंने शॉर्ट नोट किया था। तो ये बहुत खास शॉर्ट नोट है, ठीक है ना, जो अब ये भी मैंने नाम बोले हैं ये बहुत खास शॉर्ट नोट है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है ना, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। क्वेश्चन है डिफरेंस बताइए फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच में। तो ये है आपका फाइब्रस और ये है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। डिफरेंस की अगर बात की जाए तो फाइब्रस वाले क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसका पहला डिफरेंस है, इसका थ्रेड, धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ग्लोबुलर का स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। अच्छा, दूसरे डिफरेंस की अगर बात करें, इट प्रेफर प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर को। जैसा कि आपने देखा था प्राइमरी स्ट्रक्चर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ही चेन होती है, ठीक है। और इसमें जो है ये टर्सरी स्ट्रक्चर की तरह होता है, इट रेफर टू टर्सरी स्ट्रक्चर, ये टर्सरी स्ट्रक्चर के तरह होता है। और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर तीसरा डिफरेंस है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, पानी में क्या होता है, इनसॉल्युबल, ठीक है। लेकिन ये वाला जो होता है वो पानी में क्या होता है, सोल्यूबल, ये पानी में सोल्यूबल हो जाएगा।
अच्छा, और अगले डिफरेंस की बात करें तो एक और डिफरेंस देख लेते हैं, स्टेबलाइज बाई स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके अंदर कौन सी होती है? स्टेबलाइज बाई इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखेंगे इसके लिए हम, स्टेबलाइज बाई इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें जो है वो हो जाएगा आपका फाइब्रस में कौन सा? कीरेटिन। कीरेटिन बालों में भी होता है, कीरेटिन, ठीक है। और कीरेटिन की थेरेपी भी करवाई जाती है। तो इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये इंसुलिन में होता है। इंसुलिन थोड़ा बहुत याद हो तो आपको पता होगा, 51 एमिनो एसिड कंबाइन होते हैं इंसुलिन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक खत्म। तो इतनी मेहनत के बाद अब हम कामयाब हो गए करने में क्या? आपका प्रोटीन सेक्शन को कंप्लीट, ठीक है। एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये भी मैं यहीं लिखा देता हूँ, नेम टू फैट स्टोरिंग टिश्यू। नेम, ये एग्जाम में कई बार आया बोर्ड में, टू फैट स्टोरिंग टिश्यू के नाम बताइए दो। तो एक तो है जो लगभग सभी को पता होता है, एडिपोज, एडिपोज। और दूसरा जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आप दो नाम लिखाओगे तो ये आपका गलत नहीं होगा। ये एडिपोज टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू जो हैं ये फैट स्टोरिंग टिश्यू हैं। चलो, तो फिर आज की क्लास से हम अब आगे जो स्टार्ट करते हैं वो है आपका क्या? कार्बोहाइड्रेट। ये इसका तीसरा तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट हो गया इस चैप्टर का, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एक नाम जो बहुत कम जानते हैं, इसे सैक्राइड भी बोलते हैं। ये ग्रीक भाषा में पहले सैक्राइड से शुरू हुआ था, जिसका मतलब था शुगर, ठीक है। तो ये सैक्राइड है इसका दूसरा नाम। और क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर इसको आप क्लासीफाई करोगे, क्लासिफिकेशन, तो ये तीन तरह से ब्रॉडली क्लासीफाई होता है, जिनमें से एक है मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड, ठीक है। अगर आप इसको डिसोसिएट करोगे, डिसोसिएट होगा ही नहीं है। दूसरा है क्लासिफिकेशन में कौन सा? डाइसैक्राइड, इसे ओलिगोसैक्राइड भी बोलते हैं, डाइसैक्राइड। और इसका दूसरा नाम क्या बताया अभी? ओलिगो सैक्राइड भी बोलते हैं। और तीसरा जो है ये है इसका पॉलीसैक्राइड, इसे पॉलीसैक्राइड भी बोलते हैं। मतलब इसकी तीसरी क्लासिफिकेशन है पॉलीसैक्राइड, ठीक है। अब मोनोसैक्राइड कौन से होते हैं? मोनोसैक्राइड वो होंगे जो डिसोसिएट नहीं हो सकते, जैसे ग्लूकोज, ठीक है, जैसे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ये डिसोसिएट नहीं हो सकते, जैसे राइबोज, राइबोज, ठीक है। लेकिन जो ये हैं दूसरे वाले, ये डिसोसिएट हो सकते हैं दो यूनिट में, जैसे सुक्रोज, जैसे माल्टोज, जैसे लैक्टोज, ठीक है। और जो ये हैं पॉलीसैकेराइड, ये कई सारी यूनिट में डिसोसिएट हो सकते हैं, जैसे स्टार्च, जैसे सेल्यूलोज, जैसे ग्लाइकोजीन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजीन, ठीक है, गम्स, एटसेट्रा। तो अभी हम इन्हीं के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो हैं उनको भी देख लो, जैसे कैसे डिसोसिएट हो सकते हैं ये दो यूनिट में। तो उन्होंने दिखाया है कि भाई अगर हम सुक्रोज को देखते हैं तो ये सुक्रोज को अगर आप पानी में डालोगे तो ये डिसोसिएट होता है किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये रिएक्शन जो है ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है,
कि कौन से प्रोडक्ट आएंगे अगर माल्टोज को पानी में डालते हैं तो। ठीक है, इन तीनों की ही रिएक्शन एग्जाम में बहुत आती हैं, बाकी किसी की नहीं आएगी। माल्टोज को अगर पानी में डालेंगे तो क्या आएगा, तो आंसर है फिर से ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज तो आएगा ही आएगा, ग्लूकोज। और प्लस में माल्टोज का क्या हो जाएगा, दूसरा भी ग्लूकोज। क्या बात है, दोनों ही ग्लूकोज हैं। और अगर आप लैक्टोज को पानी में डालोगे, लैक्टोज को डिसोसिएट करोगे, तो यहां भी ग्लूकोज पहला, लेकिन दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो होगा आपका गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। आपको याद होगा, दो एमिनो एसिड के बीच में पाए जाने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, तो वही उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। उसी तरह से यहाँ जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट होती हैं, जैसे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, दो मोनोसैकेराइड यूनिट, ये देखो मोनोसैकेराइड, और दूसरा क्या है, ये भी मोनोसैकेराइड। तो दो मोनोसैकेराइड यूनिट जो होती हैं, ये आपस में जिस बॉन्ड से कनेक्ट होती है उस बॉन्ड को बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, उसका क्या नाम है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, गिव मी सम टाइम। हेलो, अभी टाइम लगेगा मेरे को 15 मिनट। ओके, तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, यानी इस चैप्टर में 3 लिंकेज हैं और तीनों की तीनों इतनी खास है जिसकी जितनी तारीफ करें वो कम है। जैसे एक थी पेप्टाइड लिंकेज, जैसे एक अभी आई है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो दो मोनोसैकेराइड के बीच में होती है, ये दो अमीनो एसिड के बीच में होती है। और एक होती है फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज। ठीक है ना, ये दो पॉली या फिर बोल लो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में होती है। तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, ये डिफरेंस भी बहुत खास है। डीएनए आरएनए, ये डिफरेंस भी बहुत खास है। फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन, ये डिफरेंस भी बहुत खास है। तो ये 3 तरह की लिंकेज आपके इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जितनी तारीफ कर लो इसकी उतनी कम है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है हमारा कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन यानी कीटोज। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें कौन सा है, पहला है मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड के बारे में आपको क्या जानना है, एक तो इसका एग्जाम्पल, वो तो मैंने बोल दिया, इस चैप्टर में एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा खास है। क्या एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल लिखे तो कौन सा, ग्लूकोज, ये मोनोसैकेराइड है। क्या होता है मोनोसैकेराइड, एक कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन फर्दर इनटू स्मॉलर यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। इसको और ब्रेक डाउन आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, इनटू फर्दर स्मॉलर यूनिट। अच्छा, दूसरा है हमारा कौन सा, ओलिगोसैकेराइड। ये है आपका ओलिगोसैकेराइड। और ये ओलिगोसैकेराइड क्या है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ इसका एग्जाम्पल है आपका, एक तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, माल्टोज, सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और डेफिनेशन क्या होगी भाई, अगर इसको हाइड्रोलाइज किया गया, द कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी ब्रेक डाउन इनटू 2 to 10, 2 से 10 मोनोसैकेराइड में भी टूट सकता है ऑन हाइड्रोलिसिस। कौन, ओलिगोसैकेराइड। और लास्ट जो है इसका वो है कौन सा, पॉलीसैकेराइड। ये है आपका पॉलीसैकेराइड। अब ये कितना डिसोसिएट होता है पॉलीसैकेराइड, भाई इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन को एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो स्टार्च इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो अब जो इसका जो एग्जाम्पल अभी हुआ है, इसमें इसको भी इसी कलर से दिखा देता हूँ मैं, स्टार्च। ठीक है, तो ये जो है स्टार्च, ये अगर इसको डिसोसिएट करोगे तो कैन बी ब्रोकन इनटू लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड।
अमाउंट इन्होंने नहीं दिया बट बोल रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, तो ऑन हाइड्रोलिसिस दीज आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड, इसे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड ये हो गया आपका खत्म। अब हम चलते हैं अगली कैटेगरी पे और वो है कार्बोहाइड्रेट कैन फर्दर क्लासिफाई इनटू, कार्बोहाइड्रेट कैन फर्दर क्लासिफाई इनटू, फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को किसमें, एक तो रिड्यूसिंग शुगर और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं भाई, ऐसे शुगर दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस टॉलन एंड फैलिंग रिएजेंट, यानी ये वो होते हैं जो टॉलन एंड फैलिंग रिएजेंट को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, इसे कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल ऑल मोनोसैकेराइड, ठीक है। और दूसरा क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये क्या होते हैं, दोज कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट रिड्यूस किसको, टॉलन एंड फैलिंग, इनको रिड्यूस नहीं कर सकते, टॉलन और फैलिंग सॉल्यूशन। टॉलन टेस्ट आपने पढ़ा था एल्डिहाइड चैप्टर में, ठीक है, जो किसको कंफर्म करता है, टॉलन टेस्ट ऑल एल्डिहाइड को कंफर्म कर देता है, ठीक है। अब आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर में, कि आप स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। तीन तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। अभी तो उसका स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसके तीन तरीके हैं डायग्राम को बनाने के। एक को कहते हैं ओपन चेन, एक को कहते हैं क्लोज चेन, एक को कहते हैं साइक्लिक चेन। तो ओपन चेन जो है स्ट्रक्चर वो किस तरीके का होता है, इसको हम फिलहाल जो बना रहे हैं वो ओपन चेन की का डिस्कशन करेंगे हम। ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये आता है CHO, यहाँ पर होता है C, 1 2 3 हो गए 4 5, अब क्योंकि 6 कार्बन होते हैं इसमें तो CH2OH, और यहाँ होता है आपका राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट राइट OH OH, ठीक है। ये है आपका H H H और H। दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये फिशर चेन स्ट्रक्चर है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से ये इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और यहाँ आप लिखते हैं CHO, ये अगेन CH2OH, राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट राइट, और ये आपका H H H H, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं हम ओपन चेन स्ट्रक्चर, और यहाँ पर इसका जो नाम है डी पॉजिटिव ग्लूकोज, डी पॉजिटिव ग्लूकोज, और इसे कहेंगे हम इसको भी सेम डी पॉजिटिव ग्लूकोज। यहाँ डी और पॉजिटिव की जो मीनिंग है वो भी अलग अलग होती है। अब आने वाली क्लासेस में हम ये भी पढ़ने वाले हैं डी और पॉजिटिव का मीनिंग क्या है वगैरह वगैरह। तो पहले हम फ्रक्टोज को और डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। अच्छा, कैसे होगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज? इस स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज को अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे CH2OH यहाँ ऊपर ही आ जाएगा CH2OH, यहाँ आता है C डबल बॉन्ड O, ये है आपका COH राइट लेफ्ट, और फिर राइट राइट OH OH। कितने कार्बन हो गए? 5, और उसके बाद CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लगाओगे तो ये हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और इसका नाम क्या हो जाएगा आपका डी नेगेटिव फ्रक्टोज,
डी नेगेटिव फ्रक्टोज, ठीक है। और यहाँ इसी स्ट्रक्चर को कैसे दिखा सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन वाले तरीके से। इसके ऊपर मैं नाम लिख देता हूँ, फिशर प्रोजेक्शन, एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने बॉन्ड लाइन के तरीके से बताया था, फिशर चेन के हिसाब से, या फिशर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं इसको। यहीं पे मैं इसका नाम लिख रहा हूँ फिशर के हिसाब से, फिशर चेन के हिसाब से इसको इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। और 1, ये आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से। अच्छा, बाकी तो 1 2 3, और ये है नीचे क्या, CH2OH। ऊपर अगर हम देखेंगे तो CH2OH, राइट लेफ्ट राइट राइट H H H, और ये है डी नेगेटिव फ्रक्टोज, डी नेगेटिव फ्रक्टोज, ठीक है। अब यहाँ पर आपका लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन देखो क्या होता है, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। समझना मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से। देखो, एक क्वेश्चन आता है, बड़ा खास क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी एंड पॉजिटिव इन डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ध्यान देखना, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ उसको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी पॉजिटिव, डी एंड पॉजिटिव इन डी पॉजिटिव ग्लूकोज। कई बच्चों का मानना है डी का मतलब डेक्स्ट्रो है, तो पॉजिटिव क्या है, वो भी डेक्स्ट्रो होता है, तो क्या दोनों सेम है, नहीं। अगर डी डेक्स्ट्रो है तो फिर यहाँ तो नेगेटिव है, इसीलिए आपको समझना होगा क्या है चक्कर। देखो, अगर मैं ऊपर से नीचे तक की आयुपैक नेमिंग करूं तो स्ट्रॉन्ग कौन होता है, ये होता है CH। नंबर 1 नंबरिंग कहां से होगी, 3 4 5 6। यहां मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। पहले तो एसिमेट्रिक कार्बन समझ लो क्या होता है, जिसके 4 बॉन्ड और चारों ही अलग अलग हो, उसे बोलते हैं लोएस्ट, उसे कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। तो देखो 1 2, लोएस्ट कौन सा है, लोएस्ट तो वही 6 है। 6 पे क्या चारों बॉन्ड अलग अलग हैं कार्बन पे, नहीं, H2 आ गया ना, 2 हाइड्रोजन तो सेम है। चलो ऊपर चलो, इस पे आ जाओ, क्या ये कार्बन लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, क्या इसके चारों बॉन्ड अलग हैं, आंसर है यस। यहाँ देखो, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, और ये पूरा हिस्सा अगर आप देखोगे तो ये इससे अलग है, तो ये यस लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है। कौन, 5वां। और इसमें OH कहाँ पे है, राइट में है, राइट में होने की वजह से इसको बोलते हैं डी। तो आपका डी क्या दिखाता है कुल मिला के, भाई आंसर है डी दिखाता है कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपका लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे OH की पोजीशन कहाँ है। अगर OH की पोजीशन जो है वो राइट में होती है लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे, तो उसे बोलते हैं क्या, डी। क्लियर। ये देखो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन ये है, यहाँ OH कहाँ है, राइट में, तो डी। अगर मान लो ये लेफ्ट में होता तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, एल। तो डी क्या दिखाता है, कॉन्फ़िगरेशन। और पॉजिटिव साइन क्या दिखाता है, पॉजिटिव साइन होता है असल में क्या बताने वाला, कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा देगा। और यहां पर अगर आप देखोगे डी नेगेटिव फ्रक्टोज, तो इसका क्या मतलब है, फिर से चेक कर लो, 1 2, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कीटोन, तो 3 4 5 6। लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन कौन हुआ, ये हुआ। यहां भी देखो OH कहां पे, राइट में है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, डी। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, कि ये जो फ्रक्टोज है ये आपका लीवो रोटेटरी, यानी ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करवाएगा, यानी ये लीवो रोटेटरी है। तो डी रिप्रेजेंट
कॉन्फ़िगरेशन, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है। अब कई बच्चे जो ये सोचते हैं कि यार फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है। हाँ सच बात है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी क्या होता है आपका C6H12O6। फर्क क्या है, यहाँ कीटोन आता है और यहाँ CH2OH। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी C6H12O6, लेकिन यहाँ फर्क क्या है, ऊपर CHO आता है और नीचे सेम जो यहाँ था। ठीक है, और कीटोन की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो फॉर्मूले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है नो डाउट, बट स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है। दोनों का जो नेचर है वो भी बिल्कुल अलग अलग है। ये लिवोरोटेटरी है और ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। तो अब आप समझ गए होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन डी एंड पॉजिटिव इन डी पॉजिटिव ग्लूकोज। जल्दी से आपके लिए मैं रीड कर देता हूँ उसको, आंसर को, फिर हम अगली क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। इसको डी बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है। वेयर एज पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये पॉजिटिव साइन डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर इसका शो करता है। तो उम्मीद है आज की क्लास समझ में आएगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।